अच्छा ये देखिए, ये पेपर वन है। अब पेपर वन में कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन आपको सबसे पहले पढ़नी होती हैं। लाइक जैसे आप देखिए जी, इस पेपर के अंदर आपका जो है पेपर वन एमसीक्यूज। अब देखिए हमारा वेरिएंट टू ये लिखा हुआ है 5090/12। टू हमारा क्या है, वेरिएंट, और ये पेपर वन था तो इसलिए 1 2 लिखा हुआ है। मई जून, नीचे आ गया उसका टाइम 1 आवर। अच्छा, अब उसके बाद देन फर्दर आप देखिए कि आपने ये जो पेपर है, आपको एक बबल शीट मिलती है इसके साथ। इस पेपर के ऊपर आपने नहीं करना होता, आपको एक शीट बनी हुई मिलती है, इस तरह की बबल शीट होती है। जैसे क्वेश्चन वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स, आगे जैसे इस तरह के बॉक्स बने होते हैं, बी, सी और डी। आपने पेंसिल यूज करनी है इसमें, ठीक है, पेन यूज नहीं करना। एचबी की जो पेंसिल है, फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सी। तो आपने उसको पेंसिल के साथ क्या कर देना है, फिल कर देना बॉक्स को इस तरह। ठीक है, इसे कहते हैं बबल शीट। तो ये बबल शीट आपने जो पेपर के अंदर फिल कर दी, पेपर फिल नहीं करना। तो इस तरह आपको जो टोटल है वो 40 क्वेश्चन है वो दिए गए होंगे। अब इसमें आप देखिए कि आपने तमाम क्वेश्चंस करने हैं, चार ऑप्शंस हैं, हर एक आपने करनी है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है कि आपने इस पेपर के ऊपर अपना नाम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर वगैरह सारा कुछ लिखना होता है। देन डू नॉट यूज करेक्शन फ्लूइड। जो व्हाइटनर होता है, व्हाइटनर आपने यूज नहीं करना। और बार कोड्स, ये वाले बार कोड, जैसे कि एक बार कोड ये देखिए, ये लिखा हो इनके ऊपर, या फिर अगर हम देखें तो अमूमन इसमें नीचे आ रही है, ये बार कोड है ये वाली, इनके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना होगा। ये क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का आपने जो भी बबल शीट के अंदर आंसर होगा वो आप लिखते जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद पेपर टू पे चलिए। ये आपका पेपर टू है। आप देखिए पेपर टू थ्योरिकल है। 5090 टू के साथ टू लिखा हुआ है, हमारा वेरिएंट टू क्या है, टू है। देन इसका टाइम 1 आवर 45 मिनट्स है। जो हमारा 23 से पैटर्न आ गया है, उसमें अब 7 या 8 होते हैं, पहले 9 होते थे, 3 सेक्शन होते थे। अब इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी में से दे सकते हैं वो पूरे चैप्टर। देखिए ना, नॉर्मली वो अब पता है करता है, वो किसी एक चैप्टर में से एक सवाल नहीं बनाता, वो सेक्शन बनाएगा ना, तो एक चैप्टर में से 5 या 6 दे देगा, अगले चैप्टर में से 2 या 3 मार्क्स और ऐड करके 10 नंबर बना देंगे। इस तरह वो करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, क्या होता है लास्ट टाइम ये था कि आपके सेक्शन थे ए, बी और सी। अब सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट उसने खत्म ऑलमोस्ट कर दिया हुआ है। तो आपको 7 या 8 मार्क्स, 8 सवाल आएंगे और टोटल मार्क्स कितने हैं, 80 है। 1 आवर 45 मिनट्स। एग्जैक्टली आपने जो जवाब लिखना है उसकी मैटर करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी भी दिखा देते हैं कि कितना आपने आंसर लिखा। इसमें बहुत बड़ा नहीं लिखना, जैसे आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं वैसा हमारा आंसर नहीं होता। अभी आपको आंसर चेक करवाता हूँ कैंडिडेट रिस्पॉन्स के अंदर, वो भी दिखाता हूँ। क्योंकि पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि कैसे अपने आपको पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक्स डालने पता होनी चाहिए। सिलेबस को हम इंशाल्लाह जल्दी खत्म कर देंगे। अच्छा, अब देखिए जी, ये जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर वन देखिए। अब ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स। फिर आगे चलिए, 1 मार्क, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 9। ठीक है, अब कोई 13 का भी हो सकता है क्वेश्चन। जैसे आप देखिए, ये सेकंड है, 4 1 2 3, 10 मार्क्स। देखिए सबके साथ डायग्राम आ रही है, इसमें मैंने कहा था डायग्राम आती है। 3 आ गया क्वेश्चन, 4 1 1 1 3, फिर 10 का आ गया। 4 वाला देखिए, 5 वाला, और फिर जो है वो 2। नहीं, कोई नहीं है उत्तर। आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, आप पूरा पेपर कर रहा हूं। ये देखिए अभी 16 का, ये लेंथी सवाल एक आ गया। ठीक है, 16 मार्क्स का ये पांचवा आ गया।
और इसकी 15 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो आपको एक दो सवाल वो बड़े इस तरह के भी दे सकते हैं, इसमें 15-16 मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि सर सवाल को सात बना देगा ना वो। ये छठा सवाल आ गया, इसके मार्क्स देखिए सिर्फ 10 दिए हुए हैं। ये 7 आ गया, और ये कितना 10, और इस पेपर में 7 क्वेश्चन है। अब मैंने पहले बता दिया पैटर्न ये होगा कि 7 क्वेश्चन हुआ करेंगे या 8 क्वेश्चन हुआ। तो इस पेपर में जो आपका 23 में हुआ पिछले साल, उसमें देखिए उसने कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7, ठीक है। और 80 मार्क्स हैं उन 7 क्वेश्चन के, क्योंकि एक 16 का और एक 15 का बना के और एक उसने एडजस्ट किए हुए नंबर सारे से। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पेपर आ जाएगा हमारा। अच्छा अब देखिए जैसे कि ये वाला जो है, अब ये पेपर 4 कहलाता है, और ये है अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, पेपर 4-2। इसका ड्यूरेशन कितना है, 1 आवर। अब इसमें 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम दिए होते हैं। अब इस वजह से देखिए, ये पहला क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन टाइप की होगा ना, कि मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन होती हैं, ऑपरेटर्स दिखाए होते हैं, और उनसे रेलेवेंट सवाल जो होते हैं वो आपको देगा वो। जी, न्यूमेरिकल टाइप मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है 5%, 5 से 7% मैथमेटिकल क्वेश्चन उसमें सवाल आए होते हैं, कि परसेंटेज पूछ सकता है, प्रपोर्शन पूछ सकता है, या जो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का पूछा जा सकता है। तो देखिए ये पहला सवाल अभी 30 मार्क्स, उसने पहला सवाल ही दे दिया, ठीक है। ये सारा पहला सवाल था, और दूसरा फिर उसने 10 मार्क्स का दे दिया होगा, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। ये डायग्राम इसमें आपको कल समझा रहा था, ये स्पेस यहाँ पे बनानी है, ये मैग्निफिकेशन, और देखिए 10 मार्क्स का ये 2 सवाल से सिर्फ दिए हुए बस इसमें, ठीक है। तो ये आपके पेपर्स थे, जो कि हमने देखा कि इन पेपर्स के अंदर आपने किस तरह को कैटर किया, ठीक है। तो अब आपको एक कैंडिडेट रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, कि आपने कोई भी आंसर कितने मार्क्स के अंदर एडजस्ट करना होता है, कितने मार्क्स को कैसे लिखना है वो आपको दिखाना है। ये आईजीसीएसई की तरह इसका देखिए ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इसका देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिखाया हुआ है उसने, चलिए अब देखिए, ये 6 मार्क्स का है, 2 देन 3 और फिर 1 मार्क। तो हम पहले थोड़ा इसको इनलार्ज करते हैं सवाल, यहाँ पे देखिए, स्टेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। उसमें देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो से लिखा हुआ है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर, और आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपके पास होंगे। अब उसके बाद देन देखिए जी, ये देखिए ये था मार्क्स की। अब उसने नीचे बयान किया हुआ कि आपको 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे। 1 मार्क फॉर द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। 1 मार्क फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, के दोनों तरफ जो है ना वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन सेम नंबर्स के अंदर होते चाहिए, ठीक है। तो उससे उसका तो 2 नंबर आपको इस तरह मिलेंगे। फिर आइए आगे नेक्स्ट, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा अब देखिए सवाल इसका ये है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ of light on the rate of photosynthesis as shown in the students results in table 5.6.1। अब टेबल के हवाले से आप देखिए कि उसने लाइट के डिफरेंट कलर फिल्टर दिए हुए, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, आगे उनकी वेवलेंथ दे दी हुई है, और उससे आगे क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड। तो देखिए यहां पर बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड है वो रेड पे हुआ है, कितना है, 0.90, या उसके अलावा वायलेट और ब्लू पे, और सबसे कम किस पे हुआ है, 0.20 पे, ग्रीन। तो अब देखिए बच्चे ने क्या जवाब लिखा होगा, एज वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम 400 टू 550। तो उसमें वो कह रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, ठीक है ना, डिक्रीज कह रहे हैं, 20 पे आ गया।
but as wavelength is increases, further it increases rate with wavelength 675 nanometer and volume of gas collected was 0.90 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने इसको ही डिस्क्राइब करना है बस। ये बड़ा आसान होता है सवाल। डिस्क्राइब करने वाला कोई भी सवाल हो ना, वो आपने टेबल देख के या ग्राफ देख के उसको बस बताना होता है कि नहीं, वो बेटा आपसे कुछ ही नहीं, वो एक्सप्लेनेशन अगर हो तो फिर रीजन बताना। जब खाली वो डिस्क्राइब पूछेगा ना, फिर रीजन नहीं बतानी होती, फिर बस बताना होता है ये इस यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बस उसी के आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वो पूछेंगे एक्सप्लेन, फिर बताने क्या रीजन थी कि कहाँ पर ज्यादा क्यों हो रहा है और कम जो है वो क्यों हो रहा है। अब इधर आइए, देखते हैं जी उसने मार्क्स स्कीम में इसका क्या दिया हो। ये मार्क्स स्कीम 3 मार्क्स के लिए पहला पॉइंट में दे रहा है कि एज वेवलेंथ इंक्रीजेस रेट ऑफ फोटो। अब देखिए 3 मार्क्स के लिए कितना से लिखा हुआ है, 2 4 6 लाइनें तकरीबन से फिल की हुई है। इसमें लाइंस दी होती है ऑलमोस्ट, तो जरूरी नहीं कि वो सारी लाइंस, उससे कम भी लिखेंगे अगर आप बिल्कुल ठीक है। अगर उसने 6 लाइंस दी हुई है, आप 4 में पूरा जवाब लिख दे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने ये पॉइंट दे दिया, जैसे वो कह रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर रहा है, और फिर बाद में इंक्रीज कर रही है। हाई रेट इन ब्लू एंड वायलेट एंड रेड, जैसे हमने कहा था ये 3 लाइट्स ऐसी जिसमें उसका रेट ज्यादा है, और लो रेट कहाँ पे, ग्रीन और येलो के अंदर। और मैक्सिमम रेट है 0.9, वो 675 नैनोमीटर पे है, रेड पे आ गए। और मिनिमम रेट 0.2 सेंटीमीटर क्यूब है, वो 550 जहां पे ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब वो कह रहे स्टेट हाउ द स्टूडेंट वुड कैलकुलेट द रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द रिजल्ट्स। अब देखिए रेट को जब भी आपने निकालना होता है तो गैस का जो वॉल्यूम को लेकर उसे टाइम पे डिवाइड करें। जैसे वो ये कह रहे हैं कि डिवाइड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड बाय 5 और ऑब्टेन रेट इन सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। हमने भी ऑलमोस्ट देखिए मार्क्स में भी ये कह रहा है, डिवाइड द वॉल्यूम बाय 5 मिनट्स टाइम। ठीक है, तो ये एक देखिए जैसे ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स था, इस बच्चे ने जो बड़ा अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया होगा और यकीनन से बहुत ज्यादा मार्क्स भी जो है वो मिले होंगे। ठीक है, सर हमारी बायोलॉजी का पेपर अभी एग्जैक्ट पेपर चाहिए। पेपर तो वैसे मेरा ख्याल है ये अप्रैल में शुरू हो जाते हैं ना। जैसे आपके पास इस्लामिया आते हैं 25 अप्रैल के पास पास करते हैं, फिर मई में आपके ये वाले पेपर हो गए होते हैं बायोलॉजी। ये मई के अंदर ही कहीं पे होते हैं, 15 मई को, 14 मई को, उसके पास। नहीं नहीं, 8 9 तक तो, 8 9 10 मई तक तो आपके वो पास इस्लामिया कर देंगे। तो उसके बीच में तो बायोलॉजी नहीं उसका होता है ये 14 15 के पास पास, ये उस डेट्स के बाद होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लली यही होगी, डेट 14 होगी, फिर पेपर जो है वो 21 22 को हो जाएगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 जो है, और पेपर 4 जो होता है वो, पेपर 1 वैसे एंड पे जाता है, पेपर 2 और पेपर जो आपका प्रैक्टिकल सबसे पहले होता है इस तरह। ठीक हो गया सर, क्लियर। चलिए आगे फिर आप, अब हम पढ़ लें। हम स्टार्ट देखिए, ये डिफरेंस से सवाल दिए हुए हैं। अब ये डिफरेंट रिस्पॉन्स में दिए हुए देखे ना, किसी के नंबर कम आए हुए, किसी के। अब इसने देखिए क्या किया हुआ है, एक बच्चा ये भी है, इस बच्चे ने क्या जवाब दिया हुआ है देखिए, H2O पानी, कार्बन डाइऑक्साइड उसने ठीक दे दिए हुए, आगे H2O12 दे दिया हुआ है, तो उसे 0 मार्क मिला। ठीक है, तो ये चीज बस आपने देखनी है कि अब देखिए उसने इसका तो होगा तरीन पेपर है इस बच्चे का। सर 4 महीने में हम 16 चैप्टर पढ़ लें। इंशाल्लाह उसके बाद आपकी पेपर नहीं ये हम कौन सा पहले दफा करेंगे, हर दफा ऐसे होता है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फिर। अच्छा जी, अब इस चैप्टर में सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि सेल जो है, सेल को कल हमने डिफाइन किया, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हीं हवाले से अगर हम देखें तो हमें जितने भी सेल को सबसे पहले स्टडी कब किया गया, जब सबसे पहले माइक्रोस्कोप हुई थी वो इनमें।
माइक्रोस्कोप में वो आमतौर पे अपने लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अब अक्सर वो ना एक सवाल भी कभी कभी पेपर में भी दे देता है कि हाउ टू प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल। आप एक एनिमल सेल या एक प्लांट सेल जो होता है उसकी स्लाइड किस तरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम एक स्लाइड जो होती है वो किस तरह तैयार कर सकते हैं। लेट्स सी, उसमें लाइक जैसे कि हमारे पास हमारा माइक्रोस्कोप बनाया है। अब लाइक जैसे कि माइक्रोस्कोप पर फर्ज कीजिए ग्राफ से, ठीक है। हमने करना ये होता है कि जब भी हमने प्लांट या एनिमल सेल जो है उसकी एक स्लाइड तैयार करनी होती है। फर्स्ट कीजिए हमने प्लांट की एक जो है वो स्लाइड तैयार करनी है। हम ऑनियन सेल को तैयार कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि कुछ जो बल्ब्स होते हैं या जो कुछ ऑनियन के पीसेस होते हैं उनको काट लेते हैं और पील ऑफ करते हैं उनकी मेम्ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ फोर्स। कट एंड अनियन, ये आपने अब इस तरह स्टेप लिखनी होती है। फिर पील ऑफ, बुलेट पॉइंट लिख दें या वैसे पैराग्राफ की शक्ल में को करनी, ठीक है। देन पील ऑफ इनर मेम्ब्रेन with the help of फोर्सेप। फोर्सेप की मदद से आपने क्या करना है उसकी मेम्ब्रेन को पील ऑफ कर देना, ठीक है। देन आपने विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ये एक स्लाइड होती है ग्लास स्लाइड से करना। फिर आपने क्या करना है कि ड्रॉपर की मदद से इसके ऊपर दो तीन ड्रॉप आप आयोडीन के डाल दीजिए। पानी में जब आयोडीन को स्टेन करना है तो हम आयोडीन के दो तीन ड्रॉप्स डाल दीजिए उसमें, तो पानी ना डाल दीजिए। एड 3 to 4 drops of iodine on ग्लास स्लाइड। फिर आपने क्या करना है ग्लास स्लाइड के ऊपर आयोडीन के 2 या 3 या 4 ड्रॉप्स में वो ऐड कर देंगे। फिर आप ये जो मेम्ब्रेन आपने कट की थी इसको आपने इसके ऊपर रख देना। ऑन ग्लास स्लाइड एंड कवर इट। अच्छा, आमतौर पे होता ही है कि हमने इसे कवर स्लिप से कवर कर दिया होता है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक की कवर स्लिप बनी होती है। इससे एक छोटी सी कवर स्लिप बनी होती है, उससे हम इसको कवर कर देंगे ताकि एक ये एक जगह पे फिक्स हो जाए, ठीक है। और इसके कंटेंट को स्टडी करना क्या हो जाएगा, आसान। उसके बाद देन स्टेन तो आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। अगर फर्दर फिर भी आप स्टेन करना चाह रहे हैं तो आप एक दो और ड्रॉप्स जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं किसी भी स्टेनर के, जैसे फिनाइल होती है, आयोडीन होती है। कोई भी ऐसा कलर ऐड सेल को किया जा सकता है जिससे सेल कलरफुल हो जाता है और उसके स्मार्ट पार्ट्स इजीली स्टडी हो सकते हैं। उसके बाद वही डाल दें कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि आपने देन इसको यहाँ पे रख के एडजस्ट करना होगा। देन पुट स्लाइड ऑन, ये इसकी बेस होती है, ठीक है। बेस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व इट। फिर आपने क्या करना है उसको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो ये वो कुछ स्टेप्स हैं जो 4-5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपने ये वाले स्टेप्स वहां पर लिख देने होते हैं कि हम इस तरह जो है वो माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं किसी भी सेल, जो सेल होता है एनिमल या प्लांट सेल, उसको स्टडी करने की, ठीक है।
अब देखिए, अगर उसके बाद फिर हम देख लेते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है, वो है कि हम जो किसी भी एनिमल या प्लांट सेल को स्टडी करते हैं, तो एनिमल और प्लांट सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हमें उसमें नजर आते हैं, किन किन पार्ट्स को हम इजीली देख सकते हैं। तो आप देखिए, आमतौर पर जब हम किसी भी एनिमल या प्लांट सेल को स्टडी करते हैं, तो हमें सबसे पहले उनकी डायग्राम बनानी है और उनके जो पार्ट्स हमें नजर आते हैं पहले वो दिखते हैं, फिर हमें उनको डिस्कस करनी है। अब जैसे कि अगर आप एक एनिमल सेल दिखते हैं, उसमें दरमियान में हमें न्यूक्लियस नजर आता है। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आगे हमारे पास, देन वी हैव न्यूक्लियस। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। अच्छा, देन उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स होती हैं यहाँ पे। साइटोप्लाज्म। तो देखिए जी, हमारे पास साइटोप्लाज्म आ गई, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। तो ये बड़े बड़े पार्ट्स हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक प्लांट सेल बनाएं, तो प्लांट सेल में आप देखिए, आपको थोड़ा सा वो डिफरेंट नजर से आएगा। और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, वो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ध्यान रखिए। फिर डबल लेयर होती है वैसे तो। ये डबल लेयर जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। इसमें चाहे उसने पहली को या सेकंड जिसको मर्जी को लेबल किया हो, सेल वॉल ही, सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है। ये आ गया सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद वैक्यूल। ये सैप वैक्यूल वैसे कह रहा है। फिर उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। ये हमारा न्यूक्लियस आ गया। ठीक है। तो अब देखिए, अगर प्लांट तरफ तो आता है डिस्कशन के लिए, तो यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि अक्सर यहाँ पर या तो सेल वॉल से सिंगल बनाई होती है या डबल बनाई होती है। तो ये जो सिंगल और डबल मेम्ब्रेन का जो आपने हिस्सा का इशू आ जाए, तो फिर आप अंदर से लेबलिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वैक्यूल है उसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है, ये वाली। इसको आप नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो पहली मेम्ब्रेन होगी ना, वो सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। अब उससे बाहर हो जाए, आप सिंगल लेयर दे दें, डबल लेयर दे दो, वो सेल वॉल ही होगी। तो अगर कभी ऐसा वो कर दे कि डबल लेयर देके अंदर वाली मेम्ब्रेन को कंफ्यूज वो कर सकता है। अगर वो इसको ऐसे कर देंगे, ये वाले प्रोसेस बाद में इसको सेल मेम्ब्रेन लिखा, वो समझते जो आउटर मोस्ट है वो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ये दोनों ही सेल वॉल होती है।
तो दो डेज बाय सेल वॉल की। अब ये तो हमारे पास जो है वो लेबल डायग्राम आ गई। उसके बाद जब हम एक सेल को स्टडी करते हैं, उस एक सेल के अंदर हम उसे स्टडी कर रहे होते हैं, चीज आपने याद रखनी है, ये रखनी है कि कौन कौन से हिस्से आपने डिस्कस करने हैं। इसमें एक टर्म सबसे पहले याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है इसको आप मतलब होता है लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल। लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का जो लिविंग मटेरियल होता है उसको आप नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस लिविंग मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीज शामिल होती है? नंबर वन, इसके अंदर जो है पहली चीज जो इसके अंदर ऐड होगी वो है सेल मेम्ब्रेन। देन नंबर टू, आफ्टर सेल मेम्ब्रेन देयर विल बी न्यूक्लियस। और तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म। ये तीन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? ये बनाएंगे प्रोटोप्लाज्म। जो प्लांट की सेल वॉल होती है विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि वो नॉन लिविंग होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और सेलुलोज जो है वो क्या है? नॉन लिविंग मटेरियल, वो लिविंग मटेरियल नहीं, इसलिए हम इसे नॉन लिविंग मटेरियल का नाम है। तो अब इसमें हमने पहली चीज तो ये कि जब एक सेल को स्टडी करेंगे, हम सेल वॉल का भी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन को भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को स्टडी करना है। फिर जब हम साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस को पढ़ लिया हमने। देन जो क्लोरोप्लास्ट है इनको हमने स्टडी करना है, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा शॉर्ट हो गया होगा इस चैप्टर के अंदर, हमने सारी चीजें नहीं पढ़नी है। जो जो अहम चीजें हैं हम उनको ही स्टडी करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि आप जब भी चैप्टर को शुरू करेंगे एक दफा पहले तो अपना सिलेबस है उसको देख लीजिए।